नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने रक्षाबंधन पर्व को अच्छी तरीके से मना लिया होगा। अब हम अपने जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो चल रहे थे, जिसमें हम यूपी पेट की अनवरत क्लास आपके सामने लेके आ रहे हैं, और हम इस क्लास में आपके सामने जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको हम देख रहे थे। तो जैसा कि जो पिछला जो टॉपिक चल रहा था हमारा, वह मौर्य वंश से संबंधित और मौर्य काल से संबंधित चल रहा था। तो मौर्य वंश में हम अशोक को देख रहे थे, और अशोक के काल में हमने जो अशोक की धम्म नीति है उस पर हमने चर्चा की थी, और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जिसको हम पिछली क्लास में देखे थे। तो अशोक की धम्म घोषणा जो 13वें वर्ष से लेकर आपका जो 27 वर्ष तक अशोक की धम्म घोषणा या धम्म नीति का पालन करता है अशोक, इन सब की चर्चा हम देख चुके थे, बहुत अच्छे से देखे थे। और बहुत सारे ऐसे फैक्ट थे जो हम देखे थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पिछली क्लास आई होप आप लोगों ने देखा होगा, और अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और हम मौर्य काल में आपको ध्यान रखना है, कुछ प्रशासन में हम देखेंगे आज की क्लास में। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों से हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ साथ में अगर सेशन पसंद आया करे तो अपने दोस्तों से पार्टियों के साथ इसको शेयर भी जरूर किया करिए। तो अब चलिए हम प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि हम जो है पिछली क्लास में हमने क्या अशोक की धम्म नीति को देख लिया था बहुत अच्छे से, और आज हम देखेंगे मौर्य काल में कुछ प्रशासनिक बातें देखेंगे। उसके बाद मौर्य काल में आपका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, और साथ साथ में कुछ जो मुद्राएं वगैरह हैं ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, हो सकता है पूछ ली जाए, तो इसलिए उसको देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो मौर्य काल का हम प्रशासन पहले सबसे पहले देखेंगे। मौर्य काल का प्रशासन, मौर्य काल का प्रशासन। मौर्य काल के प्रशासन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है मौर्य काल के प्रशासन में इसका पहली बात तो उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी सबसे बड़ा जो स्रोत है वह है आपका अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य काल के बारे में आपको मैंने बताया था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन सभी जो बातें हैं या स्रोत हैं या सोर्स हैं वो सब आपके अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। तो मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। वह अर्थशास्त्र भी बताता है, साथ साथ में जो मेगास्थनीज की इंडिका है, तो मेगास्थनीज की इंडिका में आपको ध्यान रखना है नगर प्रशासन के बारे में भी वहाँ पे देखने को मिलता है, उल्लेख मिलता है। और इंडिका में ही कुछ आपका जो है सामाजिक जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है, साथ साथ में आर्थिक जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो जो सबसे बड़ा स्रोत है वो आपको ध्यान रखना है, वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। तो मौर्यकालीन प्रशासन में आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे तथ्य हैं लेकिन आपको सब नहीं याद रखने हैं। मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा हम डेप्थ में यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपका सिर्फ अशोक का काल हमको बहुत डिटेल में देखना है, उसको हम देखेंगे। तो मैंने बता दिया कि उल्लेख अगर बात करें तो अर्थशास्त्र में भी है। उल्लेख कहाँ कहाँ है, तो अर्थशास्त्र में है, अर्थशास्त्र में, और साथ में बात करें तो इंडिका में भी, इंडिका में भी है। बाकी कहीं कहीं अन्य जो अभिलेख वगैरह है उसमें भी है, लेकिन जो मुख्यतः बातें करें तो सबसे ज़्यादा तो बात करें जो सबसे बड़ा स्रोत है वह अर्थशास्त्र है, और दूसरा जो है मेगास्थनीज की इंडिका है। तो इसको याद रखिएगा। अब इसमें हम चर्चा में स्टार्ट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बात करें तो जो आपका राजा होता था, राजा ही प्रशासन में, न्याय में, सेना में, इन सब में प्रमुख होता था। साथ साथ में समस्त भूमि का स्वामी भी राजा होता था। तो सर्वोच्च कौन होगा, चाहे वह न्याय व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन की व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च कौन है, वह राजा है, सम्राट है। तो इसको याद रखिएगा। तो अब इसमें हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि समस्त जो न्याय व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सेना हो, चाहे जो भूमि का स्वामी हो, इन सब में क्या, इन सब में जो है वो आपका सम्राट सर्वोच्च होता था। तो राजा जो है समस्त इन प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथों में
ले रखा था, ये अर्थशास्त्र भी कहता है। और अब हम आगे अगर इसमें देखें तो एक इसमें बात याद रखनी है कि प्राचीन काल में अगर हम देखें तो सर्वोच्च जो नौकरशाही व्यवस्था थी, प्राचीन काल की बात हो रही है, प्राचीन काल में सर्वोच्च नौकरशाही व्यवस्था यानी जो सर्वोच्च ब्यूरोक्रेसी थी, सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक लोग थे, वो थे आपके मौर्य काल में। तो इसको याद रखिएगा, प्राचीन काल में सबसे बड़ी जो नौकरशाही थी, सबसे बड़ी नौकरशाही थी वह आपका मौर्य काल में थी। नौकरशाही मौर्य काल में थी, इसको याद रखिएगा। अब बात करें तो इसमें हम अब सीधे ले लेते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है केंद्रीय प्रशासन देखेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है केंद्रीय प्रशासन में कैसे व्यवस्था थी। तो केंद्रीय प्रशासन में अगर देखें, केंद्रीय प्रशासन यानी जो सेंट्रल लेवल पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो किस प्रकार होता था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो सर्वोच्च तो राजा होगा, क्या होगा, राजा सर्वोच्च है, सर्वोच्च राजा है। नीचे इसके होते थे तीर्थ या अमात्य, तीर्थ या अमात्य बोलते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद में सबसे नीचे, इसके बाद मतलब तीर्थ के नीचे जो सेंट्रल लेवल पे होता था वह होता था अध्यक्ष। तो ये सेंट्रल लेवल की बात हो रही है, तो सेंटर में इस प्रकार व्यवस्था थी। अगर बात करें यहाँ पे तो राजा सर्वोच्च है, राजा सम्राट बोलिए। और तीर्थ या अमात्य की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये है प्रथम श्रेणी के अधिकारी, प्रथम श्रेणी के अधिकारी। और ये जो है अधिकारी वर्ग में सर्वोच्च होते थे और बहुत प्रमुख होते थे। ध्यान रखिएगा, अधिकारी वर्ग में सबसे प्रमुख यानी ब्यूरोक्रेसी में सबसे प्रमुख, इसको याद रखिएगा राजा के बाद में। उसके बाद में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बीच में आपको ध्यान रखना है, बीच में यहाँ पे एक श्रेणी और होती थी, ये इसमें तीर्थ और अध्यक्ष के बीच में एक कड़ी के रूप में होते थे, संयोजक कड़ी के रूप में, जिनको बोला जाता था युक्त या उपयुक्त। क्या बोला जाता था, युक्त या उपयुक्त। ये क्या है, संयोजक कड़ी है, संयोजक कड़ी है। किनके मध्य, तीर्थ और अध्यक्ष के मध्य। बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो है तृतीय श्रेणी के अधिकारी हैं, तृतीय श्रेणी के अधिकारी हैं। और अध्यक्ष की बात करें तो ये हैं आपके द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं। अब बात करें तो तीर्थ और अमात्य की संख्या कितनी होती थी, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अर्थशास्त्र के अनुसार आपको ध्यान रखना है 18 होते थे। कितनी होती थी, 18 होते थे, ठीक है। बात करें तो अध्यक्ष की संख्या अगर बात करें तो यहाँ पे 26 होती थी, 26। ये अर्थशास्त्र के अनुसार है, बाकी एनसीईआरटी बुक में 27 मिलती है, इसमें राजा सहित, यानी अध्यक्ष जो है आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष के साथ साथ में राजा को शामिल करते हुए 27, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बुक में जो है 27 मिलती है। बाकी अर्थशास्त्र के अनुसार अध्यक्ष की संख्या कितनी है, 26 है। और इस अगर बात करें तीर्थ और अमात्य की संख्या कितनी है, वो है आपकी 18। ये याद रखना है। और किन किन श्रेणी के अधिकारी थे मैंने बता दिया, तो ठीक है। अगर बात करें तो इसमें जो सबसे प्रमुख तीर्थ या अमात्य होता था वह पुरोहित होता था। पुरोहित ये राजा का सलाहकारी होता था, आपको ध्यान रखना है, यहीं पे लिखते रहा हूं, सबसे प्रमुख तीर्थ अमात्य, सबसे ये राजा को सलाह देने का कार्य करता था। सबसे प्रमुख तीर्थ जो होता था, तीर्थ या अमात्य, वह कौन है, वह है मंत्री या पुरोहित, मंत्री या पुरोहित, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जो अमात्यों में सबसे प्रमुख था वो कौन था,
वो मंत्री या पुरोहित था। और इसकी बात करें तो यह राजा को सलाह देने के लिए सभी व्यवस्था में, चाहे प्रशासन की व्यवस्था हो चाहे जो व्यवस्था हो, उसमें सलाह देता था। ठीक है, तो पुरोहित का दर्जा सबसे ऊपर था। तो आपको ध्यान रखना है, राजा तो सर्वोच्च हो गया। फिर उसके बाद प्रथम श्रेणी का जो अधिकारी है वो तीर्थ अमात्य होता है। और तीर्थ अमात्यों की संख्या कितनी है? टोटल 18 है। उसके बाद में अगर बात करें तो फिर उसके बाद द्वितीय श्रेणी का अधिकारी जो होता था उसको अध्यक्ष कहा जाता था। और ये अध्यक्षों की बात करें तो इनकी संख्या 26 मिलती है, एनसीईआरटी बुक में 27 मिलती है। तो इसको याद रखिएगा। बात करें तो फिर तृतीय श्रेणी का अधिकारी, जो तृतीय श्रेणी का अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे? युक्त या उपयुक्त। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो युक्त और उपयुक्त होते थे ये आपके अध्यक्ष और तीर्थ के बीच की संयोजक कड़ी के रूप में होते थे, इन दोनों को सहायता देते थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, ये जो तीर्थमात्र हैं कुल 18 होते थे और ये राजा को सलाह देते थे, राजा के प्रशासन में सहायता करते थे तीर्थमात्र। इनकी बात करें तो इनका जो चयन होता था, यानी इनकी जो नियुक्ति होती थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से इनके व्यवहार को जांच पर के इनकी नियुक्ति की जाती थी। इनका जो परीक्षण होता था बहुत थोड़ा सा टफ होता था, इंटरव्यू अच्छे से होता था, तो उसको बोलते थे उपधा परीक्षण। तो ध्यान रखिएगा, तीर्थों के लिए आपको ध्यान रखना है, उपधा परीक्षण के माध्यम से, उपधा परीक्षण के माध्यम से चयन होता था, चयन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इनका जो सिलेक्शन होता था वह बड़ा टफ था, उस समय यूपीएससी तरीके से इनका एग्जाम होता, तो इसको याद रखिएगा। अब हम कुछ तीर्थ और कुछ अध्यक्षों को यहाँ पे देखेंगे फटाफट, तो इसको याद रखिएगा। अब इसको हम हटा देते हैं, तो चलिए मैंने इसको हटा दिया है। अब हम तीर्थ और कुछ अध्यक्षों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष, इसमें आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष की बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम वही डिस्कस में लेंगे। तो अध्यक्ष हम यहाँ देखते हैं, अध्यक्ष सबसे जो महत्वपूर्ण होंगे उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, पहले जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है पण्या अध्यक्ष। तो पण्या अध्यक्ष की अगर यहाँ पे बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ये वाणिज्य और व्यापार का प्रमुख होता था। कौन होता था? वाणिज्य या व्यापार, वाणिज्य या व्यापार का प्रमुख या नियंत्रक होता था, प्रमुख। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो हम देखेंगे वो है पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष, ठीक है, ये सारे प्रमुख जो ये अध्यक्ष हैं ये इंपॉर्टेंट है। पौतवा अध्यक्ष की बात करें तो ये माप तौल का अध्यक्ष। ठीक है, पौतवा अध्यक्ष हो गया, माप तौल का अध्यक्ष होता था, यानी कोई घटतौली ना करे, माप तौल अच्छे से हो रहा हो, यानी उसका नियंत्रक होता था। इस बात को याद रखिएगा, माप तौल का अध्यक्ष होता था। उसके बाद में एक बात और ध्यान रखना है, इसमें एक हम और देख लेते हैं, एक है लक्षणा अध्यक्ष। कौन है? लक्षणा अध्यक्ष। इसकी बात करें तो ये तीसरे नंबर का अध्यक्ष है, और ये बात करें तो ये सिक्के जारी करवाता था, सिक्के जारी करवाने का कार्य करता था, इसको याद रखिएगा। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको हम देखेंगे, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे इसकी जो महत्वपूर्ण बात है, सिक्के की शुद्धता की जांच भी करता था। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें, सिक्के की शुद्धता की जांच भी करता था। सिक्के की शुद्धता की जांच भी करता था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये 3 अध्यक्ष हो गए। अब इसमें हम एक अध्यक्ष देखेंगे, आपका जो है वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, सुना अध्यक्ष। सुने हैं? नहीं, सुना। चौथा सुना अध्यक्ष, ये जो है ये बूचड़ खाने जानते हैं? बूचड़ नहीं है, बूचड़ है, बूचड़ खाने।
बूचड़ खाने का अध्यक्ष, ये बूचड़ खाने को देखता था, ठीक है, बूचड़ खाने का अध्यक्ष, इसको याद रखिएगा। और ये पशुओं को देखभाल करने वाला अधिकारी होता था, तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। उसके बाद में बात करें तो जो अगला महत्वपूर्ण है वह है मुद्रा अध्यक्ष। अब इसका नाम सुनते ही लोग जो है क्या करेंगे कि लोग जो है वो कहेंगे कि मुद्रा है तो मुद्रा से संबंधित होगा, लेकिन ये मुद्रा से संबंधित नहीं है, आपको ध्यान रखने है, ये इम्पोर्टेंट है। ये पासपोर्ट टाइप का अध्यक्ष होता था, जैसे क्या, मुद्रा अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष। तो मुद्रा अध्यक्ष की बात करें तो इसको याद रखना है, मुद्रा अध्यक्ष में आपका सबसे जो महत्वपूर्ण है इसकी बात है, तो ये पासपोर्ट उस समय तो नहीं होता था, लेकिन चूंकि व्यापार अंतर्राष्ट्रीय तरीके से होता था, लोग बाहर देशों में रहते थे, तो एक प्रकार का जो है वह आज्ञा पत्र वगैरह जो जारी होता था, तो पासपोर्ट अधिकारी होता था। वर्तमान के पासपोर्ट अधिकारी के समकक्ष यह है, इसको याद रखिएगा, तो पासपोर्ट अधिकारी। तो 5 अध्यक्ष हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। तो अब हम एक लास्ट देख लेते हैं, महामात्या परसर्प का नाम आता है, महामात्या परसर्प। ये जो होता था ये गुप्तचर विभाग का, गुप्तचर विभाग भी मौर्य काल में बहुत ही मजबूत था, और बहुत सारे गुप्तचर जो है होते थे, बहुत प्रकार के होते थे, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपको याद रखना है महामात्या परसर्प जो होता था गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। अब इतने अध्यक्ष आपको याद रखने हैं, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कशन में ले लिया है। और अब एक चीज और बता देता हूँ, सीता अध्यक्ष जो आपका राज्य की वन भूमि थी उससे राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था, सीता अध्यक्ष, सीता, ठीक है, आपको याद रखना है, बस इससे ज्यादा कुछ, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे कहाँ पे, अब हम कुछ तीर्थों को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, तीर्थों को देखेंगे, तीर्थ या अमात्य, ठीक है, तीर्थ या अमात्य देखेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था सबसे प्रमुख जो तीर्थ या अमात्य कौन होता था, वो पुरोहित होता है, उसको याद रखिएगा, पुरोहित को। तीर्थों की संख्या कितनी है, 18, ठीक है, तीर्थ या अमात्य। तो सबसे प्रमुख आपको ध्यान रखना है वो होता था मंत्री या पुरोहित, और ये सलाह देता था राजा को। तो ये पहले तीर्थ हो गए। उसके बाद बात करें तो एक नाम मिलता है समाहर्ता, समाहर्ता बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है ये समाहर्ता। ये राजस्व संग्रह करता होते थे, राजस्व का एकत्रीकरण करते थे, राजस्व संग्रह करता, ठीक है। तो समाहर्ता याद रखना है आपको, समाहर्ता। उसके बाद होते थे सन्निधाता, कौन से, दूसरे हैं सन्निधाता, सन्निधाता। ये जो होते थे ये कोषाध्यक्ष हैं, कोष को देखते थे, कोषाध्यक्ष। अगर आप जो मौर्य काल का प्रशासन है बहुत विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं तो आप जो है जो बीपीओ की क्लास हुई थी हमारी, बीपीओ की क्लास में उसमें आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके डिटेल में। तो वहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में बताया था, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा आपको याद रखना है, प्रदेष्टा ये इंपॉर्टेंट है, ये फौजदारी मामलों का न्यायाधीश होता था, फौजदारी क्रिमिनल कोड, फौजदारी मामलों का न्यायाधीश कौन होता था, प्रदेष्टा होते थे, ठीक है, प्रदेष्टा होते थे। उसके बाद हम बात करें तो व्यवहारिक मिलता है, दीवानी मामलों के होते थे, कौन, व्यवहारिक ये होते हैं दीवानी मामलों के न्यायाधीश, न्यायाधीश, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद में हम अगला जो तीर्थ अमात्य देखेंगे वो देखेंगे कर्मांतिक, क्या देखेंगे, कर्मांतिक, तो ये जो होता था ये उद्योग का प्रमुख, यानी उद्योग
को देखता था, यानी आपको जो है उद्योग व्यापार को देखता था। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? कर्मांतिक। उसके बाद दंडपाल मिलता है, दंडपाल। अब ये दंड नहीं देता था, इसको याद रखिएगा। दंडपाल का कार्य था जो, वो ये था कि जैसे सेना के लिए जो कोई सामग्री है जुटाना, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वो आपका जो है क्या बोलते हैं वो सैन्य सामग्री हो, तो सेना के लिए सामग्री जुटाने का कार्य करता था दंडपाल। सेना के लिए सामग्री जुटाने का कार्य, सामग्री जुटाता था। तो इसको याद रखिएगा। कौन हो गया? आपका दंडपाल हो गए, दंडपाल। ठीक है। उसके बाद नागरक याद रखना है, नागरक। कौन सा? सातवां लेते हैं, नागरक। नागरक, नागरक की बात करें तो ये नगर का प्रमुख होता था, नगर का प्रमुख। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो याद रखनी है आपको, वो ये याद रखनी है कि ये जनगणना, जनगणना प्रमुख भी होता था, जनगणना प्रमुख भी। तो इसको याद रखिएगा। बात करें तो प्राचीन भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई? मौर्य काल में हुई। इस तथ्य को याद रखना। ठीक है, तो इतना याद रखना। ठीक है, अब हम नहीं बताएंगे, आगे खत्म है। तीर्थ तो 17 जो 18 तीर्थ हैं उसमें से 7 आपको खास खास आपको याद रखने हैं। अब हम सीधे चलेंगे आपका जो है जो प्रांतीय प्रशासन है, और प्रांतीय प्रशासन में आपको ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, प्रांतीय प्रशासन से ही। तो इसको याद रखिएगा। एक मिनट, इसको हटा देता हूँ। चलिए हटा दिया उसको। अब चलते हैं प्रांतीय प्रशासन देखते हैं मौर्य काल में। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन हो चुका है, अब प्रांतीय प्रशासन देख रहे हैं। तो प्रांतीय प्रशासन में आपको ध्यान रखना है, मौर्य काल में जो प्रांत थे, कुल मिला के लास्ट तक अशोक समय तक देखें तो 5 प्रांतों में मौर्य साम्राज्य को विभाजित किया गया था, और इन प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। तो आपको ध्यान रखना है, इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र भी कहा जाता था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और उल्लेख मैंने बता दिया, अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है। तो मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य पूरी बात करें तो 5 प्रांतों में विभाजित था, या प्रांतों लिख देते हैं सीधे सीधे, प्रांतों में विभाजित था, प्रांतों में विभाजित था, विभाजित था। और इसको कहा जाता था, जिसे चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। तो इतना याद रखना। अब हम बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, 5 प्रांतों के नाम याद रखने हैं, उसकी राजधानियां याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रांत लिख दे रहा हूँ, प्रांत है ये, प्रांत। उसके बाद में ये राजधानी, राजधानी। ठीक है, ये याद रखना है। अब चलिए फटाफट प्रांत देखिए। तो पहला प्रांत आपको देखने को मिलता है उत्तरापथ, उत्तरापथ। ठीक है, दूसरा है दक्षिणापथ, दक्षिणापथ। उसके बाद में तीसरा आपको ध्यान रखना है अवंती है, अवंती है। उसके बाद चौथा है आपका मध्य देश, मध्य देश। और 5वां है कलिंग, कलिंग। तो ये 5 प्रांत आपको ध्यान रखने हैं। अब 5 प्रांतों की राजधानियां आपको ध्यान रखनी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तक्षशिला, उत्तरापथ की तक्षशिला, इसकी है सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। उसके बाद में अवंती का उज्जैन है, अवंती का क्या? उज्जैन। अवंती उज्जैन है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मध्य देश जो मगध का क्षेत्र है वह है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। उसके बाद में कलिंग, आपको मैंने बताया था धौली और जोगढ़। तो उसके बाद में बात करें तो तोसली, तो जो धौली था
उसकी राजधानी तोसली थी और बाद में कलिंग की राजधानी भी तोसली बना दी गई थी। मैंने बताया था वहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। तो अशोक ने 5 जो अशोक के समय का ये 5 प्रांत है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से 4 तक 1 से 4 जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, समय उसके बाद बात करें तो यहाँ से 1 से 5 ले लेते हैं। तो 1 से 5 अगर बात करें तो यहाँ पे अशोक के समय, तो कुल 5 प्रांत थे मौर्य साम्राज्य में अशोक के समय। और 5वें प्रांत की स्थापना भी अशोक ने ही की थी। और अशोक ने कलिंग विजय के बाद में, आपको मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा, कलिंग के विजय के बाद में प्रशासनिक केंद्रों को 2 भागों में, धौली और जोगढ़ में बांटा था। धौली की राजधानी आपका तोसली हुआ करती थी, तो उसको कलिंग की राजधानी बना दिया गया था। इस तथ्य को याद रखना है। तो ये 5 प्रांत हो गए, ठीक है। अब इन 5 प्रांतों के बाद में अब हम साम्राज्य विभाजन वगैरह नहीं देखेंगे और अब हम सीधे आएंगे, आपको ध्यान रखना है, नगर प्रशासन। तो नगर प्रशासन में इतना याद रखना है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो नगर प्रशासन के बारे में उल्लेख नहीं करता है। और बात करें तो नगर प्रशासन का उल्लेख मेगस्थनीज की इंडिका में है, आपको ध्यान रखना है, मेगस्थनीज की। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे नगर प्रशासन, ठीक, यही लिख देता हूँ, नगर प्रशासन, नगर प्रशासन, ठीक है। तो अगर बात करें नगर प्रशासन में, आपको याद रखना है उल्लेख किसमें है, उल्लेख है कौटिल्य के, कौटिल्य, एक मिनट, इसको बाद में लिखते हैं, उल्लेख इंडिका में, ठीक है। बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो अर्थशास्त्र में नहीं, यही लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, अर्थशास्त्र में नहीं। तो नगर प्रशासन का उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं है, बाकी सभी प्रशासन के उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में देखने को मिलते हैं। और जो मेगस्थनीज था उसने बताया कि जो सबसे बड़ा नगर था मगध साम्राज्य का, जो सबसे बड़ा नगर था वो था पाटलिपुत्रा। सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन था, पाटलिपुत्रा। लेकिन ये पाटलिपुत्रा नहीं बोलता है, पोलीब्रोथा बोलता है। क्या बोलता है, पोलीब्रोथा। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, पाटलिपुत्र, आपको ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा नगर जो था वो पोलीब्रोथा था मेगस्थनीज के अनुसार। यही पोलीब्रोथा जो है पाटलिपुत्रा था, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। और नगर प्रशासन 6 समितियों के द्वारा होता था। ये सब सारी बातें हैं, आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है समितियां वगैरह, ये ध्यान रखिएगा। अब हम सीधे मौर्य काल का जो समाज है वो उसको देख लेते हैं। मौर्य काल में समाज कैसा था, सामाजिक जीवन थोड़ा सा देखेंगे। मौर्य काल का समाज कैसा था, सामाजिक जीवन देख लेते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इंडिका में भी उल्लेख है और किसमें उल्लेख है, अर्थशास्त्र में भी है। तो आपका अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य कहता है 4 वर्णों में लोग बटे हुए थे, 4 जातियां थी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें बटे हुए थे। आपको ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था समाज में बिल्कुल पूर्ण रूप से उसका जो है अपना स्थान बनाए हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है, जबकि इंडिका में अगर बात करें तो मेगस्थनीज भारत में 7 जातियों का उल्लेख करता है। बस यही तथ्य थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले लिख दे रहा हूं कि जो इंडिका है, इंडिका में 7 जातियों का उल्लेख है, 7 जातियों का उल्लेख है, उल्लेख आपका ध्यान रखना है। अब इसमें ये कृषक वगैरह, दार्शनिक वगैरह ये सब शामिल कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिका में 7 जातियों का उल्लेख है। जबकि अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिका है वो अर्थशास्त्र में 4 वर्ण, और वही वर्ण जो पहले भी चर्चा हो चुकी है, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, साथ साथ में वैश्य, और फिर लास्ट है शूद्र। अब इसको याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे एक जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसी अर्थशास्त्र में आपको ध्यान रखना है, शूद्रों को भी आर्य कहा गया। ठीक है, तो शूद्र को भी आर्य कहा गया, शूद्र को भी आर्य बताया गया। बस इतना याद रखिएगा, सामाजिक स्थिति में आपको ये इतना याद रखना है। और बात करें तो यहाँ पे अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन समाज में आपको ध्यान रखना है, स्त्रियों की जो स्थिति थी वो अच्छी थी, उनको नियोग प्रथा, नियोग का करने का अधिकार था, ये सब आपको ध्यान रखना है, विवाह विच्छेद वगैरह, तो उनको अधिकार था। तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, यहाँ लिख देते, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। यह बात कहाँ पे है? या अर्थशास्त्र में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वैश्याओं को क्या कहा जाता था? तो रूपा जीवा कहा जाता था। क्या जो वैश्या होती थी उनको रूपा जीवा कहा जाता था। वैश्या को रूपा जीवा कहा जाता था, इतना याद रखिएगा। और अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो मेगस्थनीज है, इसने कहा कि जो मौर्यकाल समाज था वहां पे दास प्रथा नहीं थी, यानी दास प्रथा का जो उल्लेख है वह नहीं करता है, दास प्रथा को खारिज करता है कौन? मेगस्थनीज, इसको याद रखिएगा। और जबकि कौटिल्य जो है वो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य 9 प्रकार, कितने प्रकार आपको याद रखना? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं, दासों का उल्लेख। और ये कहता है कौन? मेगस्थनीज कहता है कि जो है भारत है या मौर्यकालीन समाज है वहां पे दास प्रथा थी ही नहीं। इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है। कुछ चीजें यहाँ पे अपोजिट हैं, कुछ आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेगस्थनीज के अनुसार आपको ध्यान रखना है कि जो भारत के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, बस इतना महत्वपूर्ण है, उसको बता देता हूँ, उसको खत्म करता हूँ। उसको मेगस्थनीज के अनुसार आपका ध्यान रखना है, जो भारत के लोग के अनुसार, भारत के जो लोग थे, भारत के लोग हेराक्लीज, नाम बहुत अच्छा है, हेराक्लीज व डायनोसिस की पूजा करते थे। अब ये हेराक्लीज और डायनोसिस का जो संबंध है वो आपको ध्यान रखना है। डायनोसियस है, डायनोसिस बोलिए, डायनोसियस और हेराक्लीज। हेराक्लीज की बात करें तो इसका संबंध माना जाता है कृष्ण भगवान से। ठीक है, किससे माना जाता है? कृष्ण भगवान से माना जाता है। और ये जो डायनोसियस हैं इनका संबंध शिव जी से, महादेव से माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मेगस्थनीज कहता है कि जो है भारत के लोग हैं वो हेराक्लीज साथ साथ में डायनोसियस की पूजा करते थे। सामाजिक जीवन में बस आपको इतना याद रखना है। और बात करें तो जो उच्च वर्ग की महिलाएं होती थी या जो ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग की महिलाएं थी, उनको क्या बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, इसलिए उनको अनिष्कासनी भी कहा गया है। तो यानी उच्च वर्ग की जो महिलाएं होती थी वो बाहर निकलने का उनको अधिकार नहीं था, परमिशन नहीं था वो एक तरीके से, तो उनको क्या कहा गया है? अनिष्कासनी कहा गया है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब हम सीधे चलेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में। कहाँ चलेंगे? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के लिए, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में करवा देते हैं। अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था तो अर्थव्यवस्था को मैंने बताया था कि यहाँ पे कृषि प्लस पशुपालन तथा
व्यापार। यहाँ पे व्यापार भी काफी जो है मजबूत था, विस्तृत अवस्था में था। तो कृषि, पशुपालन तथा व्यापार पे अर्थव्यवस्था पूरी निर्भर हुआ करती थी। अब मैंने बताया कि संपूर्ण भूमि का जो स्वामी होता था वो कौन होता था, वो राजा होता था, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे सीधे चलेंगे और हम क्या देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए वो कर व्यवस्था अगर वगैरह है, ठीक है। कर व्यवस्था सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कर व्यवस्था है। कर व्यवस्था व्यवस्था है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कर व्यवस्था, ठीक है। कर व्यवस्था और मुद्रा वगैरह याद रखना है आपको, ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र के अनुसार जो है कर व्यवस्था था भूमि कर का, वह आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार 1/6 भाग, कितना, 1/6 भाग। जबकि जो इंडिका है उसकी बात करें तो आपको ध्यान रखना है 1/4 था। अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था का आपको एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे अर्थशास्त्र उल्लेख जो मिलता है, उल्लेख मैं लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो नाम जुड़ेगा वो रुमिनदेई अभिलेख भी आपको ध्यान रखना है। रुमिनदेई अभिलेख, साथ में आपको ध्यान रखना है अर्थशास्त्र, साथ में आपको ध्यान रखना है इंडिका। तो इन सब में जो है अर्थव्यवस्था का उल्लेख मिलता है, आपको ध्यान रखना है। तो अर्थशास्त्र में आपको ध्यान रखना है 1/6 भाग आपको ध्यान रखना है कर था, और इंडिका में 1/4 भाग था। बात करें तो 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में, और 10 प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में। 10 नहीं, शायद एक 9 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। नहीं 10 ही है, आपको ध्यान रखना है, मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तो ठीक है। 10 प्रकार की भूमि, कितनी, 10 प्रकार की भूमि थी, भूमि। उसके बाद बात करें तो जो आपका क्या बोलते हैं, 10 प्रकार की भूमि थी। कर कितने थे, कर तो 21 प्रकार के कर, 21 प्रकार के कर थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। 10 प्रकार की भूमि और आपका 21 प्रकार के कर। कर जो था वो अर्थशास्त्र के अनुसार 1/6 था, और अगर बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार, इंडिका के अनुसार 1/4 था। और मैंने ये भी बताया था 1/4 से घटाकर 1/8 कहाँ किया गया था, आपको याद है या नहीं? तो वो था लुम्बिनी ग्राम में, जहाँ पे अशोक ने अपना जो है 20वें वर्ष वहाँ पे यात्रा की। तो लुम्बिनी ग्राम को धार्मिक कर से मुक्त कर दिया, साथ साथ में 1/4 से 1/8 जो है वहाँ कर दिया था, 1/4 से 1/8 घटा के कर दिया था। तो तो इतनी बातें हो चुकी हैं। अब हम सीधे चलते हैं आगे, और आगे देखेंगे, सिक्के देख लेते हैं। सिक्के भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये मैंने जो बताया कि जो आपका क्या बोलते हैं, लुम्बिनी ग्राम को धार्मिक कर से मुक्त किया, साथ साथ में कर जो था भूमि कर 1/4 से घटाकर 1/8 किया था। इस बात का अगर बात करें तो उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो यही मिलता है रुमिनदेई अभिलेख, ठीक है। तो अब हम ध्यान रखिएगा, इसीलिए रुमिनदेई अभिलेख भी जो अर्थव्यवस्था है उसका एक जो है साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यानी जानकारी देता है। तो मुद्रा देख लेते हैं। मुद्रा क्या है, सिक्के, 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 ठीक है। तो सिक्कों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, जो सोने का सिक्का होता था उसमें 2 प्रकार के सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं? तो जो सोने का सिक्का था, पहला सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, तो इसमें 2 प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं, एक है सुवर्ण और एक है निष्क, सुवर्ण तथा निष्क, निष्क, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करें तो आपको ध्यान रखना है चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, दूसरा है चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का,
चांदी के सिक्के की बात करें तो यहाँ पे आपको देखना को मिलता है कार कारसापण, कारसारपण, साथ में पण भी मिलता है और धरण भी मिलता है। ठीक है, 3 प्रकार के जो ये सिक्के देखने को मिलते हैं चांदी के। कौन कौन सा? कारसारपण, पण, धरण, इसको याद रखिएगा। उसके बाद में बात करें तो तांबे का सिक्का भी होता था। तांबे का तीसरा जो प्रकार है तांबा, तांबे का सिक्का, ठीक है, तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर बात करें तो जो तांबे का सिक्का होता था वह एक तो होता था काकड़ी, काकड़ी, काकड़ी। ये जो सिक्का होता था सबसे छोटा सिक्का है, छोटा सिक्का होता था सबसे छोटा, यानी तांबे का छोटा सिक्का जो कहलाता था वो काकड़ी कहलाता था, और जो बड़ा सिक्का था उसको मासक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मासक कहा जाता था, मासक। ये क्या होता था? बड़ा सिक्का है, बड़ा सिक्का। ठीक है, अगर बात करें तो ये जो महत्वपूर्ण है ये तीनों मुद्राएं, ये तीनों मुद्राएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कारसारपण, पण और धरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राजकीय मुद्राएं थी। ठीक है, राजकीय मुद्राएं थी, राज्य की तरफ से इनको अनुमति प्राप्त थी, तो इसको याद रखिएगा। ये सिक्का था, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो कारसारपण, पण और धरण, ये जो 3 सिक्के थे ये आपको ध्यान रखने हैं। राजकीय मुद्राएं थी, चांदी की मुद्रा थी, आपको अच्छे से याद रखना। सोने की मुद्रा सुवर्ण और निष्क कहलाती थी, इसको याद रखिएगा। तो ये आपकी जो सिक्के हैं, सिक्के भी हो गए हैं। तो इस प्रकार से देखें तो आपका जो ये पक्ष था, क्या बोलते हैं, प्रशासन का, सामाजिक जीवन का, आर्थिक जीवन का, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मौर्य काल के अंतर्गत हम सीधे चलेंगे अशोक का जो अभिलेख है उसमें देखेंगे, और उसमें हम देखेंगे स्तंभ लेख और आपका जो शिलालेख, साथ साथ में गुहालेख। गुहालेख ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन वो आज नहीं होगी, वो कल होगी। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सबको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से, पार्टियों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। देखो, मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है, एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट होने के नाते मुझे ये समय की पाबंदी, क्या बताएं, समय का, अब जैसे देखिए मैं एक एक लाइन को 10-10 मिनट नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे समय बहुत मेरे लिए मूल्यवान है। तो कम समय में अधिकतम जानकारी आपको मिले, मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है। ये जो चीज़ें मैंने एक क्लास में इसको अभी पढ़ाया है, आप अगर कोई पढ़ा दिया हो इतनी देर में, या तो स्लाइड के माध्यम से फटाफट बताते चलिए, तो स्लाइड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे समझ में कम आता है। फिलहाल जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कम समय में अधिकतम जानकारी आपको मिले, यही मेरा प्रयास रहता है। तो सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से, पार्टियों के साथ शेयर करिएगा। जो लोग चैनल पे नए हो भाई बहन, वो उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।